थ्योरी का नहीं है, ये हर क्लासरूम की सच्चाई है। आज हम इसी नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब प्रकृति बनाम पोषण की लड़ाई को कुछ सबसे बड़े विचारकों जैसे चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे और वाइगोत्स्की के नजरिए से समझेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों के पीछे जो अहम मोमेंट्स हैं उनको पकड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाषा असल में है क्या? नोट्स कहते हैं कि ये विचारों को व्यक्त करने का एक सिस्टम है, लेकिन इसकी कुछ खासियतें बड़ी मजेदार हैं। हाँ, जैसे पहली खासियत है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब है कि शब्द और उसके मतलब के बीच कोई गहरा लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। अच्छा। कुर्सी को कुर्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब मान गए हैं, इसलिए नहीं कि कुर्सी शब्द में 4 पैर और एक पीठ छिपी हुई है। ये सिर्फ एक सामाजिक समझौता है। और ये डायनेमिक भी है, मतलब हमेशा बदलती रहती है। 20 साल पहले किसी को सेल्फी या रील्स का मतलब नहीं पता था। सही बात है। भाषा जिंदा होती है, वो समाज के साथ साथ विकसित होती है। और शायद सबसे कमाल की बात यह है कि ये क्रिएटिव है। मतलब हमारे पास कुछ हजार शब्द हैं, लेकिन हम उनसे करोड़ों नए वाक्य बना सकते हैं। ऐसे वाक्य भी जो शायद दुनिया में पहले कभी किसी ने बोले ही न हो। हाँ बिल्कुल। और इसी क्रिएटिविटी पर आगे चलकर चॉम्स्की और स्किनर की बहस टिकी है। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो हर टीचिंग एग्जाम की नींव है। आप एक्विजिशन और लर्निंग के फर्क की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर इनके दिमागी प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो नोट्स के हिसाब से एक्विजिशन यानी अर्जन एक सबकॉन्शियस, अचेतन प्रक्रिया। हाँ, अचेतन प्रक्रिया है। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग को अक्वायर करता है। कोई उसे ग्रामर के नियम नहीं सिखाता। कोई इसे डांटकर नहीं कहता कि रहा है लगाओ, रही है नहीं। वो बस अपने आसपास के माहौल से भाषा को सोख लेता है। और उसका पूरा ध्यान कम्युनिकेशन पर होता है, अपनी बात कहने पर, ना कि वाक्य सही बनाने पर। और इसके ठीक उलट है लर्निंग यानी अधिगम। ये एक कॉन्शियस, मतलब सचेत और जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम स्कूल में दूसरी भाषा, मान लीजिए इंग्लिश, लर्न करते हैं। यहाँ पर बाकायदा नियम सिखाए जाते हैं, ग्रामर की किताबें होती हैं। और फोकस एक्यूरेसी पर होता है कि जो भी बोलो वो व्याकरण के हिसाब से एकदम सही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी क्लास में बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पहली भाषा हासिल करने का अनुभव है। ये तो दो अलग अलग दिमागी प्रोसेस हुए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शायद इसीलिए बच्चों को ग्रामर के नियम रटना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये भाषा सीखने का प्राकृतिक तरीका है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा इंग्लिश भी एक्वायर कर सकता है? बिल्कुल। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही L2 यानी इंग्लिश का वैसा ही माहौल दे दिया जाए जैसा उसे अपनी मातृभाषा का मिला, तो वो इंग्लिश को लर्न नहीं करेगा बल्कि अक्वायर कर लेगा। अच्छा, मतलब माहौल का रोल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। ये दिखाता है कि अर्जन किसी भी भाषा का हो सकता है, बस सही माहौल और सही उम्र चाहिए। और इसी सवाल पर कि दिमाग भाषा को कैसे प्रोसेस करता है, साइकोलॉजी की दुनिया दो बड़े खेमों में बट गई। एक तरफ थे नोआम चॉम्स्की और दूसरी तरफ B.F. स्किनर। हाँ, ये भाषा विज्ञान की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई है। चॉम्स्की का मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात, मतलब इनेट होती है। उन्होंने तो LED का कॉन्सेप्ट दिया था ना? हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने कहा कि हर इंसान के दिमाग में एक LED होता है। ये कोई असली डिवाइस नहीं, बल्कि दिमाग का एक हाइपोथेटिकल हिस्सा है जो भाषा के पैटर्न को पहचानने के लिए बना है। और ये 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। एक मिनट, अगर हर बच्चे के दिमाग में ये डिवाइस है, तो फिर हम सबको सारी भाषाएं अपने आप क्यों नहीं आ जाती? इसमें क्या पेंच है? बहुत अच्छा सवाल है। चॉम्स्की ने इसका जवाब दिया अपनी यूनिवर्सल ग्रामर यानी UG की थ्योरी से। यूनिवर्सल ग्रामर? उनका कहना था कि LED खाली नहीं होता, उसमें दुनिया की सभी भाषाओं का एक बेसिक ब्लूप्रिंट या कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड होता है। जैसे हर भाषा में नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, वाक्य बनाने के कुछ बेसिक नियम होते हैं। बच्चे का दिमाग इन नियमों को जानता है, उसे बस अपने माहौल की भाषा से ये सीखना होता है कि पानी को वाटर कहते हैं और लड़का को बॉय। अच्छा, तो मतलब ग्रामर का ढांचा उसके दिमाग में पहले से मौजूद है,
उसे बस शब्द भरने होते हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन स्किनर इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। स्किनर एक बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी थे। उनका कहना था कि बच्चा एक कोरी स्लेट यानी टैब्यूलर रासा की तरह पैदा होता है, उसके दिमाग में कुछ भी पहले से नहीं होता। तो फिर वो भाषा कैसे सीखता है? वो भाषा सीखता है 2 तरीकों से, इमिटेशन यानी नकल और रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। मतलब कॉपी करके? हाँ, बच्चा अपने बड़ों को दूध बोलते हुए सुनता है, वो उसे कॉपी करता है। जब वो दूध बोलता है तो उसे दूध मिल जाता है। ये एक तरह का इनाम या रीइंफोर्समेंट है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। लेकिन चॉम्स्की ने इस पर एक बहुत मजबूत सवाल उठाया था। नोट्स में जिक्र है कि बच्चे अक्सर ऐसे वाक्य भी बोल जाते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से सुने ही नहीं होते। जैसे कोई बच्चा कह सकता है, मैंने पानी पिया था, फिर मैंने पानी नहीं पिया था। ये नकल से कैसे संभव है? यही चॉम्स्की का तुरुप का इक्का था। उनका ये जेनरेटिव ग्रामर का आइडिया कमाल का है। सोचिए, ये एक किचन की तरह है। आपके पास सिर्फ 20-25 मसाले हैं जो नियम है, लेकिन आप उनसे हजारों अलग अलग डिश मतलब वाक्य बना सकते हैं। ऐसी डिश भी जो आपने पहले कभी नहीं चखी या बनाई। बिल्कुल। स्किनर की नकल वाली थ्योरी ये नहीं बता पाती कि बच्चा हर रोज एक नई डिश कैसे बना लेता है। वो भाषा का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, वो भाषा को पैदा करता है। इस नेचर वर्सेस नर्चर की बहस में 2 और बड़े नाम हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की। इनका झगड़ा किस बात पर था? इनका झगड़ा इस बात पर था कि बच्चे के विकास में पहले क्या आता है, उसकी अपनी समझ या समाज। ओके। पियाजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आते हैं। थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। बच्चा पहले अपने एक्शन और सेंस के जरिए दुनिया को समझता है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है और फिर उस कॉन्सेप्ट को नाम देने के लिए समाज से शब्द उठाता है। तो उनके लिए भाषा सिर्फ विचारों पर लगने वाला एक लेबल है। हाँ, बिल्कुल। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात भी की थी, जहां बच्चा अकेले में खुद से बातें करता है, लेकिन वो इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, है ना? हाँ, पियाजे के लिए ये बस बच्चे के संज्ञान का एक साइड इफेक्ट था, जो दिखाता है कि बच्चा अभी ये नहीं समझ पाया है कि दूसरे लोग उसकी तरह नहीं सोचते। और यहीं पर वाइगोत्स्की आते हैं और कहते हैं नहीं, ये साइड इफेक्ट नहीं, ये बच्चे के सीखने का सबसे जरूरी औजार है। अच्छा, तो वाइगोत्स्की के लिए इसका क्या मतलब था? वाइगोत्स्की के लिए सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क ही सब कुछ था। वो कहते थे कि भाषा और विचार एक साथ विकसित होते हैं और समाज इसमें मदद करता है। और वो जो बच्चा खुद से बात करता है, उसका क्या? उससे वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा। उन्होंने कहा, ये बच्चे का अपने विचारों को दिशा देने का, अपने एक्शन को प्लान करने का और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का तरीका है। वो खुद को निर्देश दे रहा होता है। मतलब जो पियाजे के लिए अहंकार था, वो वाइगोत्स्की के लिए आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन का एक शक्तिशाली टूल था। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और यही एग्जाम का एक पसंदीदा सवाल है। पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले दुनिया की खोज करता है। वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक प्रशिक्षु है जो बड़ों और साथियों की मदद से सीखता है। चलिए इन थ्योरी से आगे बढ़कर दूसरी भाषा, खासकर इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिकल चुनौतियों पर आते हैं। यहाँ स्टीफन क्रैशन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके 5 सिद्धांत काफी मशहूर हैं और बहुत प्रैक्टिकल भी है। उनका पहला सिद्धांत तो वही है जिसकी हमने बात की, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। मतलब अर्जन अधिगम से बेहतर है? बिल्कुल। क्रैशन साफ कहते हैं कि भाषा सीखने से नहीं, अर्जित करने से आती है। क्लासरूम का लक्ष्य लर्निंग से ज्यादा एक्विजिशन जैसा माहौल बनाना होना चाहिए। उनका दूसरा सिद्धांत है मॉनिटर हाइपोथेसिस। ये बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमने जो ग्रामर के नियम सीखे हैं, वो हमारे दिमाग में एक एडिटर या मॉनिटर की तरह बैठे रहते हैं। हाँ, हम कुछ बोलने जाते हैं और ये मॉनिटर उसे चेक करके कहता है, अरे इज लगाओ, आर नहीं। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर ये मॉनिटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो हमारी फ्लुएंसी खत्म हो जाती है। हाँ। हम बोलने से पहले इतना सोचने लगते हैं कि बोल ही नहीं पाते। तो अच्छे वक्ता अपने मॉनिटर का इस्तेमाल कम करते हैं, वो बस बोलते हैं। बिल्कुल। तीसरा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि हम ग्रामर के कुछ नियम पहले सीखते हैं और कुछ बाद में, और इस क्रम को हम बदल नहीं सकते। हाँ,
नोट्स में उदाहरण है कि बच्चे क्रिया में आईएनजी लगाना पहले सीखते हैं और थर्ड पर्सन एस लगाना बहुत बाद में सीखते हैं, चाहे टीचर कितनी भी कोशिश कर ले। ये तो टीचर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ। हम सोचते हैं कि आज सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया तो कल तक बच्चे सीख जाएंगे। पर क्राशन कहते हैं कि बच्चे का दिमाग अपने हिसाब से चलेगा। सिलेबस नहीं, बच्चे का दिमाग तय करता है कि वो क्या और कब सीखने के लिए तैयार है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है इनपुट हाइपोथेसिस, I+1। ये क्या है? यहाँ I का मतलब है लर्नर का मौजूदा लेवल और +1 का मतलब है उस लेवल से बस एक कदम आगे का मटेरियल। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। क्रैशन कहते हैं कि भाषा तब सीखी जाती है जब बच्चे को ऐसा इनपुट मिले जिससे वो काफी हद तक समझ सके, पर उसमें कुछ नई चीजें भी हों जो उसे चुनौती दें। मतलब अगर बच्चा सिर्फ दिस इज अ बॉल समझता है तो उसे दिस इज अ बिग रेड बॉल देना I+1 है। बिल्कुल, लेकिन उसे सीधे शेक्सपियर पढ़ाना बेकार है क्योंकि वो उसके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है। और आखिरी सिद्धांत भावनाओं से जुड़ा है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अरे वाह! तो क्रैशन कह रहे हैं कि अगर क्लास का माहौल डरावना है तो बच्चे का दिमाग ज्ञान के लिए दरवाजा ही बंद कर लेता। बिल्कुल। अफेक्टिव फिल्टर एक तरह की भावनात्मक दीवार है। अगर बच्चा डरा हुआ है, तनाव में है या उसे लग रहा है कि गलती करने पर उसकी बेइज्जती होगी, तो ये दीवार ऊपर उठ जाती है, जिसे हाई फिल्टर कहते हैं। और फिर जो भी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट टीचर दे रहा है वो इस दीवार को पार करके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। लर्निंग ब्लॉक हो जाती है। और अगर बच्चा खुश है, मोटिवेटेड है और उसे पता है कि गलती करना सीखने का हिस्सा है, तो ये दीवार नीचे रहती है, मतलब लो फिल्टर, और वो नई चीजें आसानी से सोख लेता है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी जो इंग्लिश बोलने से बहुत डरती थी। उसका इफेक्टिव फिल्टर आसमान छू रहा था। मैंने बस 1 महीने तक उसे गलतियां करने की पूरी आज़ादी दी, कोई टोका टाकी नहीं, बस प्रोत्साहित किया। आप यकीन नहीं मानेंगी, उसकी फ्लुएंसी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। वाह! मतलब आपने क्रैशन की थ्योरी को अपनी आंखों से काम करते देखा है। बिल्कुल। तो इन सभी वैश्विक सिद्धांतों का भारत के संदर्भ में क्या मतलब निकलता है? यहाँ तो भाषाओं का ताना बाना और भी जटिल है। हाँ, और यहाँ कुछ बहुत जरूरी और तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले NCF 2005 के अनुसार भारत में इंग्लिश का क्या स्थान है? ये एक सेकंड लैंग्वेज है। बिल्कुल। भारत जैसे बहुभाषी देश में इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है। पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा है। और वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ये दोनों ही जवाब सही हैं, बस सवाल के कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अब इसकी संवैधानिक स्थिति पर आते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंग्लिश संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। पर ऐसा है नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इंग्लिश 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो फिर इसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के आर्टिकल 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। और इंग्लिश की क्या भूमिका है? उसी एक्ट के आर्टिकल 343(2) के तहत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा। इसे कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए लाया गया था, पर यह व्यवस्था आज तक जारी है। इन कानूनी बातों के अलावा एक और पॉलिसी है जिसका जिक्र जरूरी है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हाँ, इसे कोठारी कमीशन ने सुझाया था और इसका मकसद भारत में मल्टीलिंग्विलिज्म यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देना था, न कि किसी एक भाषा को थोपना। इसके अनुसार 3 भाषाएं कौन-कौन सी होंगी? पहली भाषा होगी बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में कोई और आधुनिक भारतीय भाषा या इंग्लिश होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में या हिंदी या इंग्लिश होगी। और तीसरी भाषा वो होगी जो पहली 2 में नहीं पढ़ी गई है। इसका लक्ष्य बच्चों को देश के अलग-अलग हिस्सों की भाषाओं से परिचित कराना था। लेकिन यहाँ एक तनाव भी दिखता है। एक तरफ कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ असलियत में ज्यादातर स्कूल इंग्लिश मीडियम बनने की होड़ में हैं। बिल्कुल। ये नीति और व्यवहार के बीच का एक बड़ा अंतर है, जो दिखाता है कि भाषा सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और रोजगार के अवसरों से भी जुड़ी हुई है। तो आज हमने इंग्लिश पेडागोजी की एक बड़ी तस्वीर देखी। हमने एक्विजिशन और लर्निंग के दिमागी फर्क को समझा, चॉम्स्की और स्किनर के बीच नेचर वर्सेस नर्चर की जबरदस्त बहस देखी, और वाइगोत्स्की के सामाजिक दृष्टिकोण के महत्व को जाना।
और साथ ही हमने स्टीफन क्रैशन के 5 प्रैक्टिकल सिद्धांतों को भी समझा, जो किसी भी भाषा शिक्षक के लिए गाइड बुक की तरह हैं। और अंत में भारत में भाषाओं की कानूनी और नीतिगत स्थिति को भी स्पष्ट किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक को ये समझने में मदद करते हैं कि उसकी क्लास में बैठा बच्चा सिर्फ एक खाली बर्तन नहीं है जिसे ज्ञान से भरना है, बल्कि उसका अपना एक दिमाग है, अपनी भावनाएं हैं और सीखने का एक कुदरती तरीका है। बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने चॉम्स्की के एलएडी की बात की, जो बचपन में सबसे ज्यादा तेज होता है, और क्रैशन के अफेक्टिव फिल्टर की भी, जो डर और आत्मविश्वास से जुड़ा है। हाँ। तो सोचिए, एक वयस्क को जब कोई नई भाषा सीखने में मुश्किल होती है, तो उसके पीछे दिमाग की क्षमता में आई कमी ज्यादा जिम्मेदार है, या सालों से जमा हुआ गलती करने का साइकोलॉजिकल डर? क्या हमारा अफेक्टिव फिल्टर उम्र के साथ मजबूत होता जाता है? आज का हमारा विषय है भाषा कौशल, यानी लैंग्वेज स्किल्स। ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं वो एकदम टॉपर के कॉन्सेप्ट मैप जैसे हैं, मतलब बिल्कुल सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ। तो हमारा लक्ष्य है कि इन सभी स्किल्स को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में समझें ताकि ये आसानी से याद रहें। हम LSRW के फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। भाषा के ये 4 मुख्य कौशल हैं और इनका एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस? हाँ, मतलब एक प्राकृतिक क्रम। पहले लिसनिंग यानी सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, उसके बाद रीडिंग पढ़ना, और आखिर में राइटिंग यानी लिखना। LSRW। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एकीकृत इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इन 4 स्किल्स को ग्रुप्स में कैसे बांटा जा सकता है? नोट्स में 2 मुख्य कैटेगरीज दी गई हैं। हाँ, पहला है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव यानी ग्रहणात्मक कौशल। सही। इनके जरिए हम जानकारी या ज्ञान रिसीव करते हैं। अच्छा। इसीलिए इन्हें पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। पैसिव स्किल्स क्योंकि हम इसमें कुछ बना नहीं रहे, बस ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें आते हैं लिसनिंग और रीडिंग, मतलब जो जानकारी हम अंदर ले रहे हैं। तो दूसरा इसका उल्टा होगा? सही पकड़ा। दूसरा है प्रोडक्टिव स्किल्स, अभिव्यक्तात्मक कौशल। हाँ, इनके जरिए हम अपने विचार प्रोड्यूस या व्यक्त करते हैं। तो ये एक्टिव स्किल्स हुए। सही। इन्हें एक्टिव स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहा जाता है। इसमें स्पीकिंग और राइटिंग आते हैं। नोट्स में कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे प्राइमरी स्किल्स। हाँ, लिसनिंग और स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल्स कहते हैं, क्योंकि बच्चा इन्हें पहले सीखता है घर पर ही। बिल्कुल। और स्पीकिंग और राइटिंग को रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं। अच्छा, रीइंफोर्समेंट स्किल्स। हाँ, क्योंकि इनके जरिए हम सीखी हुई बात को और मजबूत करते हैं। चलिए, तो फिर पहले कौशल लिसनिंग पे आते हैं। नोट्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग। ये बहुत गहरी बात है। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। देखिए, हियरिंग तो सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचना है, एक फिजिकल प्रोसेस। और लिसनिंग एक मेंटल प्रोसेस है, उस आवाज का अर्थ समझना। मतलब हियरिंग कानों से होती है, लिसनिंग दिमाग से। एग्जैक्टली। सुनने के भी कई प्रकार होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, मतलब ध्वनियों में अंतर समझना, जैसे शिप और शीप में। अच्छा। फिर है कॉम्प्रहेंशन लिसनिंग, यानी अर्थ समझने के लिए सुनना, जो हम अभी कर रहे हैं। और अगर कोई गाना या कविता सुन रहे हैं मजे के लिए, तो वो हुआ अप्रिशिएटिव लिसनिंग, आनंद के लिए सुनना। और एक डॉक्टर जब मरीज को सुनता है, वो तो उसकी भावनाओं को भी समझता है। हाँ, उसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। और आखिरी क्रिटिकल लिसनिंग, किसी के विचारों का विश्लेषण करना, जैसे एक डिबेट में। ये तो हुए प्रकार। लेकिन सुनने के अप्रोचेस के बारे में क्या? नोट्स में लिखा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, 2 मुख्य अप्रोचेस हैं। पहला है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। सही। इसमें हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं। मतलब साउंड्स से वर्ड्स, फिर फ्रेजेस। हाँ, साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, और फिर जाकर मीनिंग। इसका कोई उदाहरण? जैसे डिक्टेशन लिखना, आप एक एक शब्द सुनकर पूरी बात लिखते हैं। हाँ। अच्छा। और दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच, ये ऊपर से नीचे आता है। तो इसमें पहले मीनिंग समझ लेते हैं? बिल्कुल। इसमें हम पहले पूरे संदर्भ या सार को समझते हैं और फिर छोटी इकाइयों पर आते हैं। मतलब मीनिंग से पैराग्राफ्स, फिर सेंटेंसेस, फिर वर्ड्स। हाँ, जैसे किसी कहानी का अंत गैस करना या उसकी समरी बनाना। ठीक है, अब आते हैं स्पीकिंग पर। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे फोनीम, इंटोनेशन और स्ट्रेस। हाँ, फोनिम यानी स्वनिम, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। जैसे च, थ,
प। बिल्कुल, इनका अकेले कोई मतलब नहीं, पर ये मतलब बदल सकते हैं। जैसे कैट और बैट में क और ब का फर्क। समझ गया। और इंटोनेशन? इंटोनेशन का मतलब है बोलते समय आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी टोन। अच्छा, जैसे सवाल पूछते समय टोन ऊपर जाती है। हाँ, उसे राइजिंग टोन कहते हैं। और सामान्य वाक्य में टोन नीचे आती है, उसे फॉलिंग टोन कहते हैं। और स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब है किसी खास शब्द या अक्षर पर जोर देना। इससे भी मतलब बदल जाता है? बहुत ज्यादा। अगर आप कहें आई वॉन्ट दैट पेन, तो मतलब है कि मुझे ही वो पेन चाहिए। और अगर कहें आई वॉन्ट दैट पेन? तो मतलब है कि वो वाला पेन चाहिए, ये वाला नहीं। एग्जैक्टली। एक और बड़ा सवाल आता है, फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी, ज्यादा जरूरी क्या है? ये एक क्लासिक बहस है। फ्लुएंसी का मतलब है बिना रुके धारा प्रवाह बोलना। फोकस मीनिंग पर। हाँ, और एक्यूरेसी का मतलब है व्याकरण के हिसाब से सही बोलना। इसमें फोकस ग्रामर पर होता है। तो क्या ज्यादा जरूरी है? देखिए, दोनों ही जरूरी हैं, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। बच्चों को सिखाते समय शुरुआत में फ्लुएंसी पर जोर देते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। और बच्चों में स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि? रोल प्ले, ये सबसे अच्छी गतिविधि मानी जाती है। ठीक है। अगला कौशल है रीडिंग। नोट्स कहते हैं रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग फ्रॉम प्रिंट। सही। सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं, बल्कि उनसे अर्थ निकालना। इसके भी तरीके होते हैं, लाउड और साइलेंट। हाँ। लाउड रीडिंग यानी जोर से बोलकर पढ़ना। ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि इससे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। और साइलेंट रीडिंग? साइलेंट रीडिंग यानी मन में पढ़ना। ये बड़े बच्चों के लिए बेहतर है। इससे स्पीड बढ़ती होगी। स्पीड भी और समझने की क्षमता भी। यहाँ पर कुछ सब स्किल्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, बहुत। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है मकसद का। स्किमिंग का मतलब है किसी टेक्स्ट का सार या जिस्ट जानने के लिए तेजी से पढ़ना। जैसे अखबार की हेडलाइंस पढ़ना। बिल्कुल सही, आप बस एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं। और स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब है किसी खास जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए पढ़ना। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना एकदम सही। या ट्रेन का टाइम टेबल देखना। ये अब कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या अंतर है? इंटेंसिव रीडिंग वो है जो क्लासरूम के अंदर किसी स्पेसिफिक डिटेल को समझने के लिए की जाती है। एग्जाम पास करने के लिए? हाँ, एक तरह से। इसमें हर शब्द को गहराई से समझा जाता है। और एक्सटेंसिव रीडिंग? वो मजे के लिए, प्लेजर के लिए क्लास के बाहर की जाती है। जैसे कोई नॉवल या कॉमिक्स पढ़ना? बिल्कुल। हमारा आखिरी मुख्य कौशल है राइटिंग। नोट्स में प्रोसेस अप्रोच पर बहुत जोर दिया गया है। ये क्या है? पहले प्रोडक्ट अप्रोच होता था, जहां सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते थे। मतलब सिर्फ आखिर में लिखे हुए पर? हाँ, लेकिन अब प्रोसेस अप्रोच को बेहतर माना जाता है। इसमें लिखने की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं? हाँ, 5 स्टेप्स हैं। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारों को इकट्ठा करना। सही। दूसरा है ड्राफ्टिंग, एक कच्चा मसौदा तैयार करना। उसके बाद? तीसरा रिवाइजिंग, यहाँ लिखे हुए कंटेंट में सुधार करते हैं, कुछ जोड़ना या हटाना। और चौथा? चौथा है एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें व्याकरण, स्पेलिंग और पंक्चुएशन की गलतियां सुधारते हैं। लोग अक्सर रिवाइजिंग और एडिटिंग को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, पर रिवाइजिंग कंटेंट के लिए है और एडिटिंग गलतियों के लिए। अच्छा। और पांचवा स्टेप पब्लिशिंग, यानी अंतिम रूप देना। लिखने से जुड़ी एक समस्या भी मेंशन की गई है, डिस्ग्राफिया। हाँ, डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें लिखने में, खासकर हैंड राइटिंग में कठिनाई होती है। और आखिर में ट्रांसक्रिप्शन और कॉम्पोजिशन में क्या अंतर है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है हूबहू कॉपी करना। ये हैंडराइटिंग सुधारने में मदद करता होगा। हाँ, जबकि कॉम्पोजिशन का मतलब है अपने खुद के विचार लिखना। ये क्रिएटिव प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये सभी स्किल्स हमें बेहतर तरीके से पढ़ने लिखने में मदद करते हैं। इसी से जुड़े हैं स्टडी स्किल्स, जैसे नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, इनमें एक छोटा सा अंतर है। नोट टेकिंग वो है जो आप लेक्चर के दौरान साथ साथ मेन पॉइंट्स लिखते हैं। ये तो बहुत एक्टिव प्रोसेस हुआ, सुनना भी, समझना भी और लिखना भी। हाँ, जबकि नोट मेकिंग आप लेक्चर के बाद या कुछ पढ़ने के बाद अपनी समझ से नोट्स बनाते हैं, जिसमें आप माइंड मैप्स या चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो आज हमने भाषा के 4 मुख्य कौशलों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को एक स्ट्रक्चर तरीके से समझा। हमने उनके प्रकार, अप्रोचेस और सब स्किल्स को देखा,
जो टीचिंग एग्जाम्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल। हाँ, जरूर। नोट्स की पहली लाइन थी कि इन कौशलों को एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक असल क्लासरूम में इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब हम रीडिंग और राइटिंग को या लिसनिंग और स्पीकिंग को एक ही गतिविधि में एक साथ कैसे सिखा सकते हैं, बजाय उन्हें अलग-अलग विषय मानने के? तो आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो इंग्लिश पेडागोजी यानी कि इंग्लिश सिखाने के विज्ञान पर हैं। और ये नोट्स बिल्कुल आप कह सकते हैं किसी टॉपर के मास्टर नोट्स जैसे हैं, एकदम सटीक, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, बिल्कुल क्रिस्प है। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स को एक तरह से खोलकर समझना कि भाषा सिखाने की जो सोच है वो कैसे बदली है। सही। मतलब कैसे हम शब्दों का अनुवाद करने से शुरू हुए और आज खुलकर बात करने की क्षमता सिखाने तक पहुंच गए हैं। और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले 3 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कौन से 3 शब्द? अप्रोच, मेथड और टेक्निक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है, एक हायरार्की है। अच्छा, तो ये हायरार्की काम कैसे करती है? ऐसे सोचिए, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जो अप्रोच है यानी उपागम, वो है आर्किटेक्ट का विजन। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट? बिल्कुल, कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी, उसका मकसद क्या है, ये हमें बताता है व्हाट टू टीच, मतलब क्या पढ़ाना है। ठीक है, अप्रोच हो गया, क्या पढ़ाना है। तो फिर मेथड? मेथड यानी विधि, उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने का प्लान है। ये बताता है हाउ टू टीच, क्लास में पढ़ाना कैसे है। और टेक्निक? टेक्निक वो असल काम है जो क्लासरूम में होता है, कोई गेम, कोई ड्रिल, कोई भी एक्टिविटी। तो साफ है, अप्रोच सबसे ऊपर, उसके अंदर मेथड और मेथड के अंदर टेक्निक। बहुत बढ़िया, ये उदाहरण एकदम साफ कर देता है। तो चलिए फिर मेथड से ही शुरू करते हैं। हाँ। और सबसे पहले उस मेथड की बात करते हैं जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग पढ़े हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। GTM। बिल्कुल। GTM, जिसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसका फोकस नाम से ही साफ है, ग्रामर और ट्रांसलेशन। हाँ, इंग्लिश के हर शब्द, हर वाक्य का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। यहाँ भाषा की सबसे छोटी यूनिट वर्ड यानी शब्द है। और इसका जोर किन स्किल्स पर होता है? सारा जोर रीडिंग और राइटिंग पर। स्पीकिंग और लिसनिंग को तो मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनका कोई ही रोल नहीं है। और ग्रामर भी डिडक्टिव तरीके से। डिडक्टिव मतलब पहले नियम रटाओ। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। रट लो, फिर उसके 10 उदाहरण दो। हाँ, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ और लिख तो लेते हैं पर बोलने में घबराते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पर 1 मिनट के लिए इसके फायदे भी सोचें तो बड़ी-बड़ी क्लासरूम्स के लिए ये आसान था। अच्छा। हाँ, 50-60 बच्चों की क्लास में टीचर के लिए सबसे आसान था। सिलेबस भी जल्दी पूरा होता था और बच्चों की वोकैबुलरी मतलब शब्द ज्ञान तेजी से बढ़ता था। लेकिन ये वोकैबुलरी एक्टिव होती थी या पैसिव? मेरा मतलब है, क्या बच्चे उन शब्दों को इस्तेमाल कर पाते थे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये पैसिव वोकैबुलरी बनाता था। शब्द जिन्हें आप पढ़कर समझ जाएं पर बोल ना पाएं। और सबसे बड़ी बात, ये एक अननेचुरल तरीका है। कोई बच्चा अपनी पहली भाषा नियम रटकर नहीं सीखता। सही बात है। और इसी GTM के रिएक्शन में एक क्रांति हुई। एक नया मेथड आया जिसका नाम था द डायरेक्ट मेथड। अच्छा, तो डायरेक्ट मेथड इसके बिल्कुल उल्टा काम करता होगा। एकदम 180 डिग्री उल्टा। द डायरेक्ट मेथड, जिसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं, इसका एक ही सबसे सख्त नियम था। क्या था वो? मातृभाषा का इस्तेमाल क्लास में पूरी तरह से बैन है। बिल्कुल बैन। हाँ, इंग्लिश विल बी टॉट थ्रू इंग्लिश। कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई हिंदी नहीं। तो अगर कोई शब्द समझ ना आए तो क्या होगा? टीचर उसे एक्शन करके दिखाएगा, तस्वीर दिखाएगा या आसान इंग्लिश में समझाएगा, पर ट्रांसलेट नहीं करेगा। अच्छा। यहाँ टीचिंग की यूनिट वर्ड नहीं बल्कि सेंटेंस यानी पूरा वाक्य है और जोर लिसनिंग और स्पीकिंग पर है। और ग्रामर वो कैसे सिखाते थे? ग्रामर यहाँ इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है। मतलब उदाहरण से नियम की ओर? बिल्कुल, पहले कई उदाहरण दिए जाएंगे और बच्चे खुद पैटर्न को समझकर नियम तक पहुंचेंगे। इसके फायदे तो साफ है, ये नेचुरल तरीका है, प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है, पर क्या ये भारतीय क्लासरूम के लिए प्रैक्टिकल है? यहीं पर ये मेथड मार खा जाता है। कैसे? हमारी बड़ी क्लासरूम में हर बच्चे पर ध्यान देना मुश्किल है। ऊपर से इसमें चार्ट्स, मॉडल्स, ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत पड़ती है जो हर स्कूल में नहीं होते। तो एक तरफ GTM था जो बहुत किताबी था और दूसरी तरफ डायरेक्ट मेथड जो व्यावहारिक था। हाँ। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें हुई। और क्या कोई ऐसा मेथड भी था जो खास भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बना हो? बिल्कुल, एक ऐसा ही मेथड था डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड।
इसे डॉक्टर माइकल वेस्ट ने डेवलप किया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत में रहकर महसूस किया कि भारतीय बच्चों के लिए इंग्लिश बोलने का माहौल मिलना मुश्किल है। ये तो सच है। तो उन्होंने कहा कि उन पर बोलने का दबाव मत डालो, इसके बजाय साइलेंट रीडिंग पर फोकस करो। साइलेंट रीडिंग? सिर्फ पढ़ना? हाँ, उनका मानना था कि इंग्लिश को एक लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह सीखो, जिससे तुम ज्ञान हासिल कर सको, विज्ञान, इतिहास, सब कुछ इंग्लिश में पढ़कर समझ सको। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से मेथड को बदल दिया। क्या कोई और मेथड भी है जो ऐसी किसी खास जरूरत से पैदा हुआ हो? हाँ, एक बहुत मशहूर मेथड है जिसका जन्म जंग के मैदान में हुआ, ऑडियो लिंगुअल मेथड या ALM। आर्मी मेथड? मतलब इससे सैनिकों के लिए बनाया गया था? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी सैनिकों को जल्दी से दूसरी भाषाएं सिखानी थी। जासूसी वगैरह के लिए? बिल्कुल, तब ALM बनाया गया। ये पूरी तरह से ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर आधारित है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब अभ्यास और दोहराव? हाँ, टीचर एक वाक्य बोलता है और पूरी क्लास उसे बार बार दोहराती है जब तक वो उनकी आदत न बन जाए। इसका लक्ष्य ही हैबिट फॉर्मेशन है। अच्छा, मतलब रट्टा मारकर आदत बनाना? एक तरह से हाँ। इसमें गलतियों को तुरंत सुधारा जाता है ताकि गलत आदत ना बने। समझने से ज्यादा सही बोलने के पैटर्न पर जोर है। ठीक है, पर GTM और डायरेक्ट मेथड की जो बात थी, एक में मातृभाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, दूसरे में बिल्कुल नहीं। क्या इनके बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला गया? निकाला गया, और उसी कोशिश का नाम है बाइलिंगुअल मेथड। इसे CJ डॉटसन ने दिया था। इसमें क्या था? इसका नियम बड़ा अनोखा और प्रैक्टिकल है। क्लास में सिर्फ टीचर ही मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकता है, स्टूडेंट्स नहीं। सिर्फ टीचर? ऐसा क्यों? ताकि वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स या शब्दों का मतलब जल्दी से समझाकर समय बचा सके। एक बार मतलब समझ आ गया तो बाकी सारी प्रैक्टिस और बातचीत सिर्फ इंग्लिश में होगी। अच्छा, तो ये GTM और डायरेक्ट मेथड का एक मिक्सचर हो गया। हाँ, एक बहुत ही संतुलित तरीका माना जाता है इसे। ये सारे मेथड सुनकर लग रहा है जैसे ये बहुत सख्त नियमों वाली रेसिपी बुक हो। क्या कोई ज्यादा लचीला नजरिया भी है? बिल्कुल, और वहीं पर हम मेथड से अप्रोचेस की तरफ आते हैं। ये ज्यादा व्यापक विचारधाराएं हैं। इसमें पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल यानी ढांचे से जुड़ा हुआ? सही पकड़ा। ये अप्रोच भाषा को स्ट्रक्चर्स यानी ढांचों का एक सिस्टम मानता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा। इसका मानना है कि अगर बच्चे को ये पैटर्न सिखा दिए जाएं तो वो उनमें नए शब्द रखकर हजारों वाक्य खुद बना सकता है। इसको क्लास में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसकी सबसे मशहूर टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन टेबल। टीचर बोर्ड पर एक वाक्य लिखता है, दिस इज अ पेन, फिर पेन के नीचे बुक, चेयर, टेबल लिख देता है, और बच्चे फिर उन शब्दों को बदल बदल कर प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सिलेक्शन यानी कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं, और ग्रेडेशन यानी उन्हें किस क्रम में आसान से मुश्किल की ओर पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें भाषा का मतलब कहीं खो नहीं जाता? बस ढांचे रटने जैसा नहीं हो जाता ये इसकी एक आलोचना है, और इसी कमी को दूर करने के लिए आया सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशन यानी परिस्थिति? बिल्कुल। इसका मूल मंत्र है भाषा को मीनिंगफुल सिचुएशंस यानी अर्थपूर्ण परिस्थितियों में सिखाओ। जैसे कि अगर टीचर को ओपनिंग द डोर सिखाना है तो वो सच में दरवाजा खोलते हुए एक्शन करेगा और बोलेगा, आई एम ओपनिंग द डोर। बच्चा उस पूरी सिचुएशन को देखकर मतलब समझ जाएगा। मतलब रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो और समझो। हाँ, यहाँ टीचर इशारों, तस्वीरों और एक्शन का भरपूर इस्तेमाल करता है। ये तो मजेदार तरीका लगता है। निश्चित रूप से। और अब हम उस अप्रोच पर आते हैं जिसे आज के समय में सबसे आधुनिक और जरूरी माना जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या CLT। कम्युनिकेटिव यानी बातचीत से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। इसका एक ही लक्ष्य है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित करना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाषा का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक बातचीत करने की क्षमता। आपको ग्रामर के कितने नियम पता हैं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं या नहीं। अच्छा, तो मतलब GTM में आप ग्रामर टेस्ट में 100 में 100 ला सकते थे, पर शायद एक कप कॉफी ऑर्डर नहीं कर पाते। और CLT में शायद आप कॉफी ऑर्डर करते हुए कोई छोटी मोटी ग्रामर की गलती कर दें, लेकिन आपको कॉफी मिल जरूर जाएगी। क्या यही फर्क है? इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता, यही इसका सार है। तो इसमें गलतियों का क्या होता है? इसीलिए CLB में फ्लुएंसी को एक्यूरेसी से ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब बच्चा बिना डरे धारा प्रवाह बोले। गलतियों को शुरुआत में नजरअंदाज किया जाता है ताकि उसका आत्मविश्वास ना टूटे।
और इसमें टीचर का रोल क्या है? ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड है। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता का काम करता है। तो क्या एक टीचर को किसी एक ही मेथड से बंद कर रहना चाहिए? मान लीजिए कोई CLT को बेस्ट मानता है, तो क्या उसे हमेशा वही यूज करना चाहिए? नहीं, और यहीं पर सबसे प्रैक्टिकल सोच आती है, जिसे कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक इसका मतलब है अलग अलग जगहों से अच्छी चीजें चुन लेना। ये टीचर को आजादी देता है कि वो जरूरत के हिसाब से अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स को मिक्स एंड मैच कर ले। मतलब एक ही क्लास में वो खिचड़ी बना सकता है? हाँ, एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खिचड़ी। अच्छा। जैसे कोई मुश्किल ग्रामर पॉइंट समझाने के लिए बाइलिंगुअल मेथड यूज कर लिया, फिर बातचीत की प्रैक्टिस के लिए CLT का इस्तेमाल कर लिया। यह सबसे व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल सही। अब ग्रामर की बात करें तो इसे पढ़ाने के सही तरीके क्या हैं? आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव का जिक्र किया था। हाँ, ग्रामर पढ़ाने के ये दो मुख्य रास्ते हैं। डिडक्टिव मेथड का फॉर्मूला है रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर, जो बड़ी क्लास के लिए ठीक है। हाँ, क्योंकि इससे समय बचता है, लेकिन ये रटने पर जोर देता है। और इंडक्टिव मेथड का फॉर्मूला है एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर। बिल्कुल, ये प्राइमरी क्लास के लिए बेस्ट है। इसमें बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, उसे रटना नहीं पड़ता। ठीक है। एक और कंफ्यूजन रहता है, फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर में क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी फर्क है। फॉर्मल ग्रामर का मतलब है ग्रामर के नियमों को एक अलग विषय की तरह पढ़ना, जैसे किताब का चैप्टर 5 एडजेक्टिव्स आज पढ़ेंगे। और फंक्शनल ग्रामर? फंक्शनल ग्रामर का मतलब है ग्रामर को उसके काम, उसके फंक्शन के जरिए संदर्भ में सीखना। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उसमें लाइन आए द ब्रेव सोल्जर, तो टीचर वहीं पर पूछेगा सोल्जर कैसा था? ब्रेव। हाँ, तब टीचर बताएगा कि ये ब्रेव शब्द सोल्जर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। ग्रामर सिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और आखिर में वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, ये क्या होता है? देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी हमारे उन दोस्तों की तरह है जिनसे हम रोज मिलते जुलते हैं। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम बोलने और लिखने में आसानी से इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव वोकैबुलरी? पैसिव वोकैबुलरी उन जानने वालों की तरह है जिन्हें हम देखकर पहचान तो लेते हैं, पर उनसे ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम पढ़कर या सुनकर समझ तो जाते हैं, पर खुद इस्तेमाल नहीं करते। और एक अच्छे लर्नर का लक्ष्य यही होता है कि वो पैसिव को एक्टिव वोकैबुलरी में लाए। तो आज हमने इंग्लिश पढ़ाने के पूरे सफर को देखा। ये सफर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बंद दीवारों से शुरू हुआ और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT के खुले मैदान तक पहुंच गया है, जहां मकसद सिर्फ एक है, बिना डरे अपनी बात कह पाना। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब यह है कि फोकस भाषा के बारे में जानने से हटकर भाषा का इस्तेमाल करना सिखाने पर आ गया है। नॉलेज से स्किल पर शिफ्ट हो गया है। बहुत खूब। तो सुनने वालों के लिए आज की अंतिम गहरी सोच क्या होगी? मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन नोट्स में सभी मेथड्स और अप्रोच एक टूल बॉक्स में रखे औजारों की तरह बताए गए हैं। लेकिन एक अच्छे टीचर की असली चुनौती सिर्फ इन औजारों को पहचानना नहीं है। असली चुनौती ये तय करने में है कि किस स्टूडेंट के लिए, किस समय पर और किस टॉपिक के लिए कौन सा औजार सबसे असरदार होगा। असली कला इसी कब, क्यों और कैसे में छिपी है। आज हम शिक्षा और मनोविज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। हाँ, और इनमें CCE, डिसलेक्सिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे कई शब्द हैं जो अक्सर सिर्फ रटने की चीजें बनकर रह जाती। बिल्कुल, और वहीं पर असली मकसद खो जाता है। ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं, ये बच्चे के दिमाग और क्लासरूम की दुनिया को समझने के औजार हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन टर्म्स को रटना नहीं है, बल्कि उस फंडामेंटल शिफ्ट को समझना है। हम बच्चों को सिर्फ टेस्ट करने से आगे बढ़कर उन्हें असल में अंडरस्टैंड करने की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, CCE से। CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जी, और ये सिर्फ एक नया एक्रोनिम नहीं था, ये मूल्यांकन को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये जार्गन जैसा साउंड करता है। बिल्कुल करता है। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला शब्द है कंटिन्यूअस यानी सतत, मतलब लगातार। हाँ, लगातार। इसका सीधा मतलब है कि बच्चे की लर्निंग को सिर्फ साल के अंत में होने वाले 3 घंटे के एग्जाम से नहीं मापा जाएगा।
ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे क्विजेस, क्लास पार्टिसिपेशन। ये सब बिल्कुल। और दूसरा शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी व्यापक। ये कहता है कि बच्चा सिर्फ मैथ्स या साइंस का स्कोर कार्ड नहीं है, उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखो। अच्छा, तो इसमें 2 हिस्से आते हैं, स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक। हाँ, स्कोलास्टिक मतलब सब्जेक्ट नॉलेज और कोस्कोलास्टिक मतलब लाइफ स्किल्स। बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, आर्ट में कैसा है, दूसरे बच्चों के साथ टीम में कैसे काम करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब मायने रखता है। करेक्ट। सीसीई इन दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देता है। तो अब बात आती है आकलन की, असेसमेंट की। यहीं पर 2 शब्द हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। हाँ, और इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका मकसद बच्चे को जज करना या पास फेल करना नहीं है। इसका मकसद है फीडबैक देना, कमियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना। तो ये एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस चेक है। एग्जैक्टली, जैसे क्विजेस, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स, ये सब फॉर्मेटिव टूल्स हैं। इनका वेटेज करीब 40% होता है। और समेटिव? समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन टर्म या सेशन के अंत में होता है, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे। अच्छा, तो ये फाइनल जजमेंट वाला दिन है। एग्जैक्टली। इसका लक्ष्य लर्निंग को समराइज करना है, उसे ग्रेड या मार्क्स देना है। इसीलिए इसे जजमेंटल माना जाता है और इसका वेटेज करीब 60% होता है। यहाँ पर असेसमेंट से जुड़े 3 प्रेपोजिशंस का जिक्र है, फॉर, ऑफ और एज लर्निंग। ये अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे एक शेफ की एनालॉजी से समझते हैं। अच्छा। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। ये फॉर्मेटिव है। हाँ। सोचिए, एक शेफ खाना बनाते समय सूप को चखकर देखता है कि नमक मिर्च ठीक है या नहीं, ताकि वो उसे ठीक कर सके। बिल्कुल। यहाँ मकसद प्रोडक्ट को जज करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना है। मतलब ये प्रोसेस के दौरान हो रहा है, सुधारने के लिए। हाँ। अब दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। ये समेटिव है। तो अब खाना ग्राहक के सामने है। एग्जैक्टली। जब खाना तैयार होकर ग्राहक के सामने परोस दिया जाता है और ग्राहक उसे चखकर बताता है कि वो कैसा बना है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। प्रोडक्ट फाइनल है और अब उस पर जजमेंट दिया जा रहा है। और तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग, ये थोड़ा अलग लगता है। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन, ये सबसे पावरफुल है। ये सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट है। मतलब जब बच्चा खुद अपने काम को जांचता है। हाँ, जब शेफ अपने जूनियर शेफ को कहता है तुम खुद चख कर देखो और बताओ कि इसमें क्या कमी है, तब जूनियर शेफ खुद सीख रहा है। इसी तरह जब बच्चा खुद अपने काम को जांचता है या दोस्त एक दूसरे के काम को जांचते हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया का एक्टिव हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तीनों असल में एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। दिस इज अ रियली पावरफुल वे टू थिंक अबाउट इट। प्रिसाइजली। ठीक है, तो इस मूल्यांकन को करने के लिए टीचर्स के पास क्या टूल्स होते हैं? सिर्फ एग्जाम तो नहीं ले सकते। हमारे नोट्स में पोर्टफोलियो का जिक्र है। हाँ, और पोर्टफोलियो को सबसे अच्छे टूल्स में से एक माना जाता है। ये एक फाइल या फोल्डर की तरह है जिसमें एक तय समय में बच्चे के कामों का कलेक्शन होता है। जैसे उसकी कोई अच्छी ड्राइंग, कोई कहानी। जी, या उसके टेस्ट पेपर्स, कोई सर्टिफिकेट। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने समय के साथ कितनी तरक्की की है। तो ये एक स्टैटिक स्नैपशॉट नहीं, बल्कि एक मूवी की तरह है। डिटेल्ड पोर्टफोलियो बनाना कितना प्रैक्टिकल है? ये तो है, ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छुपा है। आज डिजिटल पोर्टफोलियोज या ई पोर्टफोलियोज बनाना बहुत आसान हो गया है। बच्चे अपने काम की फोटोज खींचकर एक कॉमन फोल्डर में डाल सकते हैं। हाँ, इससे टीचर का काम कम होता है और बच्चों को भी ओनरशिप मिलती है। दूसरा जरूरी टूल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वृत्तांत अभिलेख। इसका क्या मतलब है? इसमें टीचर बच्चे के जीवन की किसी खास घटना या व्यवहार का एक फैक्चुअल रिकॉर्ड लिखता है। ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे आज अमन, जो कभी किसी से बात नहीं करता, उसने माया को उसके गिरे हुए क्रेयॉन उठाने में मदद की। वाओ! ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, पर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ये दिखा रहा था कि अमन क्लास में सहज महसूस करने लगा है। ये बात आपको कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बताएगा। दैट्स पावरफुल। और हमारे नोट्स में रूब्रिक्स और रेटिंग स्केल का भी जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? रेटिंग स्केल एक तरह से क्विक फीडबैक है, जैसे किसी ऐप को 5 स्टार देना, एक्सीलेंट, गुड, पुअर। और रूब्रिक्स? रूब्रिक्स उस डिटेल्ड रिव्यू की तरह है जो बताता है कि 5 स्टार क्यों मिले। इसमें पहले से तय होता है कि कंटेंट के कितने नंबर हैं, क्लैरिटी के कितने नंबर हैं।
अच्छा, तो इससे मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बिल्कुल, बच्चे को साफ पता होता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। तो अगर मूल्यांकन में पता चले कि किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? इसके लिए डॉक्टर और मरीज जैसा सिस्टम काम करता है। अच्छा। पहला कदम है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी निदानात्मक परीक्षण। इसका उद्देश्य बच्चे की सीखने की कठिनाइयों का कारण पता लगाना है। मतलब ये पता लगाना कि गैप कहाँ पर है। हाँ, सिर्फ गैप का पता लगाना। इसमें मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ समस्या की जड़ खोजी जाती है। और फिर दूसरा कदम है रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट में मिली कमियों को दूर करने के लिए इसमें टीचर उसी टॉपिक को दोबारा लेकिन एक नए तरीके से पढ़ाता है। तो इसका पूरा साइकिल बनता है, टीच, टेस्ट, डायग्नोस, फिर रिमीडियल टीच और फिर रीटेस्ट। ये साइकिल तब काम करता है जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में कोई गैप हो। लेकिन क्या हो अगर दिक्कत कॉन्सेप्ट में नहीं बल्कि बच्चे के दिमाग के इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के तरीके में ही हो? यहां पर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज पर आते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज बीमारियां नहीं है। ये बच्चे के आलसी या कमजोर होने की निशानी नहीं है। ये दिमाग की वायरिंग में थोड़ा अंतर है। जी, जिसकी वजह से जानकारी को प्रोसेस करने का तरीका अलग हो जाता है। ये बच्चे की इंटेलिजेंस का पैमाना बिल्कुल नहीं है। सबसे कॉमन कौन सी है? शायद डिस्लेक्सिया। फिल्म तारे जमीन पर ने इसे घर घर तक पहुंचाया। हाँ, डिस्लेक्सिया सबसे आम है। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार। इसमें बच्चे को अक्षर पहचानने, शब्दों को जोड़ने और पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे बी को डी पढ़ना या 100 को वॉज पढ़ना। बिल्कुल, या पढ़ते हुए शब्दों को छोड़ देना या बहुत धीरे धीरे पढ़ना। और ऐसा ही कुछ नंबर्स के लिए भी होता होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। कैलकुलिया शब्द कैलकुलेशन से आया है। ये एक मैथ्स डिसऑर्डर है। तो इसमें जोड़ने घटाने जैसी बेसिक चीजों में दिक्कत होती है। हाँ, बेसिक कैलकुलेशंस में भी बहुत दिक्कत होती है। समय देखने में, पैसों का हिसाब रखने में, इन सब में वो स्ट्रगल कर सकता है। और लिखने से जुड़ा हुआ वो है डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है। ये एक राइटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है। उसे पेन ठीक से पकड़ने में दिक्कत होती है। इनके अलावा और कौन सी मुख्य डिसेबिलिटीज हैं? एक है एफेजिया, जो एक लैंग्वेज या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। मतलब अपनी बात कहने या दूसरों की बात समझने में कठिनाई। और डिस्प्रैक्सिया? वो एक मोटर स्किल्स डिसऑर्डर है। इसमें शारीरिक तालमेल, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जैसे बटन लगाना, जूते के फीते बांधना। अच्छा, या गेंद पकड़ना। हाँ, ये सब मुश्किल लगता है। और ADHD और ऑटिज्म के बारे में भी बहुत सुनने में आता है। जी, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो लर्निंग को बहुत प्रभावित करते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो चीजें होती हैं, इन अटेंशन यानी ध्यान न लगा पाना, और हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा एक जगह टिककर नहीं बैठ पाता। बिल्कुल। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD में मुख्य रूप से सामाजिक मेलजोल में दिक्कत आती है। बच्चा आई कांटेक्ट करने से बचता है और अक्सर एक ही काम को बार बार दोहराता है। इन सभी के लिए पेशेंस और स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा। तो इन सब चुनौतियों के बीच पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए टीचर्स किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और TLM का मकसद ही सीखने को आसान और एंगेजिंग बनाना है। ये कई तरह के होते हैं। ऑडियो एड्स जैसे रेडियो, पॉडकास्ट। विजुअल एड्स जैसे चार्ट्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड। और सबसे प्रभावी माने जाते हैं ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टीवी, कंप्यूटर या यूट्यूब वीडियो। क्योंकि इनमें सुनना और देखना दोनों एक साथ होता है। जी, जिससे लर्निंग ज्यादा गहरी और लंबे समय तक याद रहती है। हमारे नोट्स में एक खास टर्म का जिक्र है, रियालिया। ये क्या है? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। रियालिया का मतलब है पढ़ाने के लिए असली वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट्स क्लास में लाना। जैसे अगर आप फलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चार्ट पर सेब का चित्र दिखाने के बजाय क्लास में एक असली सेब ले आएं। एग्जैक्टली। या अगर मनी का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो असली सिक्के और नोट दिखाएं। इससे सीखना एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, कॉन्क्रीट बन जाता है। और क्लास में टेक्स्ट बुक का क्या रोल है? क्या वही सब कुछ है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, एक संसाधन है, लेकिन वो एकमात्र रिसोर्स नहीं है। एक अच्छे टीचर को हमेशा टेक्स्ट बुक से आगे जाना चाहिए, गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। बिल्कुल। आखिर में
एक टीचर के सामने क्लास में आने वाली चुनौतियों पर बात करते हैं। हमारे नोट्स में 2 बड़ी चुनौतियों पर फोकस किया गया है। पहली है मल्टीलिंगुअल क्लास। हाँ, बहुभाषी कक्षा। भारत की लगभग हर क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। पहले इसे एक समस्या माना जाता था, एक रुकावट। जी, लेकिन NCF 2005 ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। वो कहता है कि ये एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन, एक रिसोर्स है, एक पूंजी है, एसेट है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। संसाधन कैसे? सोचिए, जब एक बच्चा क्लास में अपनी मातृभाषा का कोई शब्द इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं ला रहा, वो अपने साथ एक पूरी संस्कृति ला रहा है। बिल्कुल, एक नया नजरिया ला रहा है। ये बाकी बच्चों के लिए दुनिया को देखने की एक नई खिड़की खोलने जैसा है। इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। और दूसरी बड़ी चुनौती है ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स। ये तो भारत की हकीकत है। एक टीचर 50-60 बच्चों पर अकेले कैसे ध्यान दे? इसका समाधान है ग्रुप वर्क और पीयर लर्निंग। मतलब बच्चे एक दूसरे से सीखें? हाँ, जब आप 50 बच्चों की क्लास में 5-5 के 10 ग्रुप बना देते हैं, तो आप 10 छोटी-छोटी क्लासरूम बना रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं, बहस करते हैं। और इस प्रोसेस में वो कम्युनिकेशन और टीम वर्क सीखते हैं, जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। यहाँ टीचर का रोल बदल जाता है। टीचर सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बन जाता है। तो आज हमने CCAE के फ्रेमवर्क से लेकर डिसलेक्सिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझा, और ये भी जाना कि बहुभाषिकता जैसी चुनौती असल में एक अवसर है। हाँ, और इन सभी चीजों को जोड़ने वाली एक ही बात है, बच्चे को एक डेटा पॉइंट या रोल नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझना। बिल्कुल। आज की चर्चा का कोर आइडिया यही है कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चे की कमियों को पहचानकर उन्हें नए और रचनात्मक तरीकों से दूर करने के रास्ते खोजना है। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर टेक्स्ट बुक सिर्फ एक साधन है और रीलिया यानी वास्तविक वस्तुएं सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आज के डिजिटल समय में वो सबसे शक्तिशाली रीलिया या वास्तविक वस्तु क्या हो सकती है, जिसे हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करें ताकि ज्ञान हमेशा के लिए याद रह जाए।